हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आगे अम्ल क्षार लवण का दूसरा भाग। तो आइए प्रश्नों की उत्तर की श्रृंखला को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये हमारा 11वां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में करे थे, आज हमारा पार्ट 2 है, तो ये 11वां क्वेश्चन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यूज़ बताना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कहाँ यूज़ करते हैं इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? तो पहला है इस्पात की सफाई करने में। इस्पात यानी लोहे के जैसी एक परत होती है जो कम क्वालिटी का लोहा होता है, इस्पात होता है, लोहे के जैसे चादर जो होती है, वो इस्पात की सफाई करना हो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज़ करेंगे। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड बनाने में। यदि अमोनियम क्लोराइड बनाना है तो उसमें किसकी आवश्यकता होगी? हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तीसरा है औषधियों के निर्माण में, यानी हमें औषधियाँ निर्माण करना है और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनानी है। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब होता है कॉस्मेटिक, यानी जो हम फेस में क्रीम या चीज़ें लगा रहे हैं वो कॉस्मेटिक कहलाती हैं, पाउडर लगा रहे हैं या कुछ। तो इन चीज़ों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो आपको फॉर्मूला और इसका उपयोग बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। अभी हमने जाने थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, अब जान रहे हैं हम किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है NaOH। आप इन फॉर्मूले को एक डायरी में भी मेंटेन कर सकते हो, जिससे आपके सभी सूत्र तैयार हो जाएंगे। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा उपयोग है धातुओं से ग्रीस हटाने में, यानी जो धातुआं हैं, जो भी धातुएं हैं उनमें कोई भी गंदगी या ग्रीस आ गई है तो उसे हटाने के लिए। साबुन बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक मतलब सफाई करने के लिए, यानी डिटर्जेंट बनना है तो भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। कागज़ बनाने में भी करते हैं, जो हम पेपर यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो कागज़ बनता है किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। कृत्रिम फाइबर बनाने में, यानी हमें आर्टिफिशियल फाइबर या तंतु बनाना है तो किसका उपयोग करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो आपको याद रखना है, रटना नहीं है, समझना है। तो रिपीट करती हूँ, ग्रीस हटाने में धातुओं से, साबुन का बनाने में, अपमार्जक के निर्माण में, कागज बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में। इसका फॉर्मूला है NaOH। अगला है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग क्यों करने के लिए कहा जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक हमारे शरीर में, हमारे गले में बहुत ही आवश्यक है। तो आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है, क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होता है। इस आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग को ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक इसलिए बोला जाता है कि जो हमारी थायरॉक्सिन ग्रंथि है, जो थायरॉक्सिन ग्रंथि, थायराइड जो रोग हो जाता है, वो रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है और उस रोग को हम ग्वाइटर या घेंघा रोग कहते हैं। तो आइए आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, गले में जो उभार उत्पन्न हो रहा है वो थायराइड ग्रंथि के उभार होने से होता है। ये ग्रंथि उभार उत्पन्न कर देती है और गले में जो है गर्दन में, तो वो स्वेलिंग सी दिखाई देती है। तो वो थायराइड ग्रंथि के कारण ऐसा होता है, आयोडीन की कमी के कारण। तो साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइज्ड नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। तो आयोडीन की जो कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग कहलाएगा? ग्वाइटर या घेंघा रोग, जो आपने अभी आंसर में देखा। तो आपको ये याद रखना है कि आयोडीन से नमक जो युक्त है, आयोडीन युक्त नमक है, क्यों सलाह दी गई। अगला क्वेश्चन है अम्ल व क्षार के बीच जो अभिक्रिया है वो उदासीनी अभिक्रिया क्यों है? तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि उदासीनी अभिक्रिया जो है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, यही आंसर लिखना है।
तो अम्ल व क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया से लवण व जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसीलिए अम्ल व क्षार के बीच की जो अभिक्रिया है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। NaOH क्षार है और HCl अम्ल है। अब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर रहे हैं तो बन रहा है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो लवण है और H2O जल है। तो आपको याद रखना, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है। तो अम्ल क्षार की क्रिया से होने वाली जो क्रिया है वो कहलाती है उदासीनीकरण। तो आपको ये रिएक्शन याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से क्रिया कर रहा है तो NaCl यानी नमक जो हम घर में उपयोग कर रहे हैं वो नमक और जल बनता है। अगला है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, यानी हमारे आमाशय में अम्ल बन रहा है तो उसकी भूमिका क्या है। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, यानी हमें अम्ल हम खाते नहीं हैं, पर कहाँ से स्रावित हुआ, हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों से। यह भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, यानी हमने जो खाना खाया अब भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम कार्य कर सके। दूसरा, यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अक्रियशील एवं नष्ट करता है, यानी क्या करेगा, हमने भोजन में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो विषाक्त हैं और खा लिए तो वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमारे आमाशय में ये जो अम्ल है उन बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है जिससे हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स की सुरक्षा होती है। अगला है, यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता, यानी हमने खाना खाया और पच गया तो क्या होगा, हमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो हमारे शरीर को ऊर्जा समय समय पे प्राप्त होती है, तो जो हमारे भोजन का पाचन है वो धीरे धीरे होता है और स्टमक में जो खाना है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है। तो वो भोजन का पाचन धीरे 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 होता है जिससे हमें धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है, अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग होने वाला यौगिक क्या है, इसको कैसे निर्मित करते हैं, यानी हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया तो अब जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो क्या होगा, हम बाहर से उसको बोल दें जुड़ जा तो जुड़ नहीं जाएगी। उसके लिए जो डॉक्टर ने उपाय बताया है उस उपाय को करेंगे, उस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो अस्पताल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अतः इसका रासायनिक दृष्टि से नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसे भट्टी में जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तब बनाया जाता है। तो आप याद रखिए ये जिप्सम से बनाया हुआ रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको याद रखना है टूटी हुई हड्डियों में किसका यूज़ किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया। तो अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला है, विरंजक चूर्ण के क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। विरंजक यानी ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका उपयोग क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का आप सूत्र देख रहे हैं CaClO ट्वाइस या CaOCl2 भी बोलते हैं। तो याद रखिए विरंजक चूर्ण जो है उसका उपयोग हम सूती कपड़े, लिनन, लकड़ी के गुदे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। मतलब मान लो कपड़ों में बहुत सारे दाग लग गए हैं, उन दाग को हटाना हो तो ब्लीचिंग चूर्ण का उपयोग करते हैं। पीने योग्य पानी से हानिकारक बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। थर्ड है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी, यानी क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। तो हमें जब वो क्लोरोफॉर्म बनाना है तो हम विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करेंगे। ना सड़ने वाले ऊन का
इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। यानी जो ऊन होता है एक समय के पश्चात वो क्या होता है, जो भेड़िया या उनकी जो स्किन होती है उनसे बनाया जाता है। तो उसका उपयोग क्या करते हैं, HC जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो खराब नहीं होता है ऊन और बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। अगला है प्रयोगशाला और उद्योगों में ऑक्सीकरण का कार्य करने में। यानी जब ऑक्सीकरण यानी जो ऑक्सीकरण क्या है, ब्लीचिंग कलर उड़ाने का काम। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करनी है जब प्रयोगशाला में, तब हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। अगला है धोने का सोडा, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं। तो जो हम कपड़े धोने का सोडा होता है, तो उस सोडे का उपयोग और बेकिंग सोडा जिससे हम खाना पकाने में यूज़ करते हैं, उनका उपयोग क्या है। तो धावन सोडे का जो उपयोग है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कांच, साबुन, पेपर तथा बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा, इनके निर्माण में भी हम किसका यूज़ करेंगे, धावन सोडा का यूज़ करेंगे। तो आप याद रखिए, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में कांच, साबुन, पेपर और कास्टिक सोडा बनाने में भी धोने का सोडा या धावन सोडे का उपयोग करते हैं। अगला अपन पढ़ेंगे बेकिंग सोडे का उपयोग। तो बेकिंग सोडे का उपयोग कहाँ करते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंटा एसिड के, यानी जब प्रति अम्ल होता है, जो एंटा एसिड है, मान लो पेट में अम्लता बढ़ जाती है, तो वो पेट में अम्लता को एंटा एसिड दवाइयाँ होती हैं उनसे दूर किया जाता है। दूसरा है यह खाद्य एवं पेय पदार्थों के योज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे बेकिंग चूर्ण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल इस जैसा एक अम्ल होता है। यानी अम्ल जो है, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनमें भी यूज़ होता है। तो आपको ये याद रखना है, एंटा एसिड बनाने में और खाद्य पेय पदार्थों में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो आपका याद रखना है कि बेकिंग सोडे का जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। अभी हमने पहले ही जाना था कि हड्डी टूट गई तो किसका उपयोग किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, आइए जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सांचे, खिलौने, सेरेमिक बर्तन आदि बनाने में, सजावटी सामान, मूर्तियाँ आदि बनाने में। तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर सूत्र पूछा जाए तो आपको याद रखना है CaSO4.12H2O। हाफ मतलब आधा, जल का सिर्फ आधा मॉलिक्यूल्स है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में कार्य कर रहा है। अगला जानेंगे, यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी प्रयुक्त होता है। अगर दांत में रिफिलिंग करनी है या दांत जो नकली दांत बने हैं सांचे के रूप में ढाल दिया जाता है और उसे लगा दिया जाता है, जो दांतों के स्थान पर नकली दांत लगे हैं वो भी कैसे बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। भवनों की दीवारों पर छत को समतल करने पे, डिज़ाइन बनाने में। तो आइए हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो आप देखिए, प्लास्टर यानी व्यक्ति की जो है हड्डी टूट गई है तो जो प्लास्टर बांधा जा रहा है, तो प्लास्टर बनाने में दीवार की जो डिज़ाइन बनाई गई है वो डिज़ाइन भी, और बहुत सारी मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, हम जो गणेश जी की मूर्तियाँ और विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियाँ देखते हैं वो किसकी बनी हुई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अग्निशमन संबंधी सामग्री में भी किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लास्ट है प्रयोगशालाओं में गैसों का रिसाव इससे रोका जाता है। यानी प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा हुआ रहता है, यदि गैस का रिसाव होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसका रिसाव कम हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, उस रिसाव को रोकने का कार्य करता है। तो हमने जाना प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में क्यों रखा जाता है। आर्द्र का मतलब होता है कि मान लो अगर बर्तन में जल है
तो आइए देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है। यह कठोर जिप्सम का क्या करता है? निर्माण करता है। अतः यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखा जाएगा, सॉरी उस ऊपर आर्द्ररोधी नहीं लिखा हुआ है, आप याद रखिए आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। तो अगर नहीं रखा जाएगा तो ये क्या कर लेगा? जल से क्रिया कर लेगा। आप देखिए CaSO4 जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जल के आधे मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल से क्रिया कर ले रहा है और जिप्सम में बदल जा रहा है। और जिप्सम बहुत ही कठोर होता है, वो से तुरंत अगर हम सोचें प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बार जम जाता है तो बहुत ही कठोर हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। आर्द्ररोधी का मतलब होता है नमी से। आप याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे पैकेटों में बंद रहेगा जिसमें हवा ना जा सके, नमी ना जा सके, तो वो कहलाता आर्द्ररोधी पैकिंग। तो बर्तन अगर मान लो हमें उसे घर में स्टोर करना है तो ऐसे बर्तन में रखेंगे जिससे हवा या नमी ना जाए, क्योंकि हवा या नमी उससे क्रिया करके क्या बना लेती है? जिप्सम बना लेती है, जो अत्यंत कठोर होता है। तो हमने आज इतने प्रश्न के इस प्रकार हमने जाना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या यूज़ हैं, और सारे प्रश्नोत्तर में बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं, उसके सूत्र, उसके चित्र। तो आपको सारे वीडियोस में चित्रों के साथ तैयार करना है। अगले वीडियोस में मैं और भी चित्रों के साथ बहुत ही अच्छी स्लाइड के साथ लेकर आऊँगी। तो आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियोस में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।